नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान विषय में हम लोगों का जो है भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास के विषय पर चर्चा चल रही है। तो इस कड़ी में हम आज अगली क्लास ले रहे हैं, जिसमें हम आपको जो है इसके जितने भी प्रावधान हैं उसके बारे में जो है, जो भी अधिनियम बनाए गए, चार्टर्ड एक्ट बनाए गए, उनके बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा कर चुके हैं 1919 के अधिनियम तक। 1919 के अधिनियम हमने जो है पिछली क्लास में बताई थी। तो उस क्लास में 1919 के अधिनियम में कुछ एक दो पॉइंट छूट गए थे, उसको फिर से नोट कर लेते हैं। जैसे भारत शासन अधिनियम 1919, इसमें एक दो पॉइंट छूट गया था। जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन की जो बात कही गई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन में सबसे पहले जो है मुस्लिमों को सांप्रदायिकता के आधार पर अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और उनको जो है अलग से मताधिकार की व्यवस्था की गई थी। तो अब उस सांप्रदायिक निर्वाचन की कड़ी में सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों को भी उसमें शामिल कर लिया गया। इसको सांप्रदायिक निर्वाचन में, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में अब मुस्लिमों के साथ साथ सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा ईसाइयों को भी इस सांप्रदायिक निर्वाचन का हिस्सा बनाया गया, शामिल किया गया। इस 1919 के अधिनियम में यह भी एक प्रावधान किया गया, और एक प्रावधान किया गया कि भारत सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वह जो है भारत में खर्च होने वाले बजट को और व्यय को जो है, जो एक कह सकते हैं कि बजट के खर्च के लिए जो खर्च करने का जो तरीका है, जो खर्च किस तरीके से हो रहा है, उसका लेखा जोखा रखने के लिए भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई। किसके द्वारा? भारत सचिव के द्वारा। अब क्या होता था कि बजट का जो है मनमाने ढंग से खर्च नहीं किया जाना था। अब बजट को जो खर्च करने का तरीका था वो क्या था कि अब महालेखा परीक्षक जो भी बजट खर्च होगा उसका हिसाब अपने पास रखेगा, और जिसकी रिपोर्ट जो है वो समय समय पर ब्रिटिश सरकार को भेजता रहेगा। ये दो प्रावधान इसमें छूटे हुए थे, इसको हमने बता दिया है। अब इस कड़ी में आगे हम बात करेंगे, आगे बात होगी साइमन कमीशन पर, क्योंकि साइमन कमीशन में भी जो है भारतीय संविधान के कुछ न कुछ जो है तत्व छुपे हुए हैं। भारतीय संविधान में जो विकास हुआ है वो साइमन कमीशन में की भी इसमें भूमिका रही है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ साइमन कमीशन में भी कहा गया है। तो साइमन कमीशन की कब आया? साइमन कमीशन जो है 1927 से 1927
30 तक, यानी 1927 में इसका गठन किया गया और 30 में लगभग इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें जो है सर साइमन इसके अध्यक्ष थे, सर साइमन इसके अध्यक्ष थे इस कमेटी के। तो इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी रिपोर्ट में क्या कहा गया, उसके प्रावधानों को हम आगे देखेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट इसमें कहा गया कि 1919 में जो क्या नाम के द्वैत शासन की व्यवस्था लागू की गई है प्रांतों में, उस द्वैत शासन की व्यवस्था को प्रांतों में क्या कुल मिला के पूरे जो है भारतीय परिक्षेत्र के लिए यानी ब्रिटिश भारत के लिए द्वैत शासन की व्यवस्था लागू की गई थी। तो इसमें क्या किया गया कि साइमन कमीशन में कहा गया कि उस द्वैत शासन की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। यानी साइमन कमीशन में सबसे पहले कहा गया कि द्वैत शासन की व्यवस्था को समाप्त किया जाए, समाप्त किया जाए। क्या कहा इसने, पहले सुझाव दिया कि द्वैत शासन की व्यवस्था को समाप्त किया जाए, जिसके आधार पर इसके स्थान पर क्या किया जाए कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, द्वैत शासन को समाप्त करने की बात की और द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया जाए और उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की स्थापना की जाए। अब उत्तरदायी शासन व्यवस्था में जो है आगे फिर कहा गया इसमें साइमन कमीशन में कि भारत के लिए एक संघीय संविधान की व्यवस्था की जानी चाहिए। भारत के लिए इसने जो है साइमन कमीशन में पहली बार की रिपोर्ट में पहली बार यह कहा गया कि भारत के लिए एक संविधान की व्यवस्था की जाए, जो मतलब अभी तक नहीं था। और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी नियम और कानून बनाए जाते थे उसी को संहिताबद्ध करके उसी के अनुसार भारत का प्रशासन चलाया जाता था। तो अब इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत के लिए एक संघीय संविधान की व्यवस्था की जाए, संघीय संविधान की व्यवस्था की जाए और केंद्र में भारतीयों को किसी भी प्रकार का, यानी कहा जाता है कि इसमें जो है क्या किया गया कि भारतीयों को केंद्र में किसी भी प्रकार का जो महत्वपूर्ण पद के मतलब उत्तरदायित्व है वो न दिया जाए। केंद्र में भारतीयों को महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व न दिया जाए। यह पूरी तरीके से भारतीयों को किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व के लिए जो है रोक रहा था। और इसमें जो है ये सारी बातें कही गई है। और इसमें आगे कहा गया कि बर्मा को भारत से अलग किया जाए। बर्मा पहले हम लोग जानते हैं कि भारत का हिस्सा था। तो इसी रिपोर्ट में साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि बर्मा को भारत से अलग किया जाए। इसमें बर्मा को भारत से अलग करने का एक जो कारण बताया गया था वो ये बताया गया था कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था जो है इतने बड़े क्षेत्र में चल नहीं पा रही है, जिसके कारण क्या किया जाए कि और देश बनाया जाए और जो भारत के हिस्से रहे हैं पहले से इनको अलग कर दिया जाए। तो अलग करने के बाद क्या होगा कि प्रशासन करना आसान हो जाएगा, ये इसमें जो कारण बताया गया। जबकि ऐसा नहीं था। अब उसमें सिर्फ इतना था कि हम लोगों को जो है बांटना चाह रहे थे क्षेत्रों में। जब क्षेत्रों में छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट लेते तो इनको जो है हम पे शासन करना आसान हो जाता। हालांकि इसमें सफल भी रहे
हम लोगों को जो है बांटे भी ये लोग। अब इसमें और भी कहा गया कि उड़ीसा तथा सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए। उड़ीसा तथा सिंध को, उड़ीसा तथा सिंध प्रदेश को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए। दर्जा दिया जाए। इसमें उड़ीसा और सिंध क्या था, पहले जो है वो ब्रिटिश भारत का अंग था। इसमें क्या कहा गया कि इसको अलग प्रदेश बनाया जाए जहां पर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की जाए और प्रांतों के संविधान के अनुसार इन दोनों राज्यों का जो है सरकार शासन चलाया जा सके। अब इसमें और भी प्राविधान है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड छोटा है, फिर भी बड़ा बहुत है, लेकिन जो है जगह भी कम हो रही है क्योंकि हम लिख दिए हैं तो पूरा भर गया है। इसमें और व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल को अल्पसंख्यक जातियों का जो है विशेष ध्यान रखने की बात कही गई। इसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल जो है सभी को देख रहा है, उसको जो है अल्पसंख्यकों के लिए, जो अल्पसंख्यक है, जो छोटे समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको उनके लिए क्या किया जाए कि विशेष व्यवस्था की जाए, उनको विशेष ध्यान उनका रखा जाए। तो इसमें गवर्नर जनरल के लिए कहा गया कि अल्पसंख्यकों का, गवर्नर जनरल द्वारा अल्पसंख्यकों का विशेष ध्यान दिया जाए। अल्पसंख्यकों का विशेष ध्यान दिया जाए तथा प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो प्रत्येक 10 वर्ष बाद संविधान की समीक्षा के लिए, अब तक जो भी नियम और जो भी कानून बने थे उसकी समीक्षा के लिए जो भी नियम और कानून बने थे उसकी समीक्षा के लिए क्या किया जाए कि एक संविधान आयोग की नियुक्ति को जो है, जो पहले संविधान आयोग नियुक्त किया जाता था हर 10 वर्ष के बाद जो है, जिसे रॉयल कमीशन कहा जाता था, उस रॉयल कमीशन की व्यवस्था को क्या किया जाए, संविधान की समीक्षा के लिए नियुक्त संविधान आयोग को समाप्त किया जाए। आगे पीछे जो है अधिनियमों में जो है संविधान आयोग गठित किया जाता था हर 10 वर्ष बाद, किसके लिए, संविधान की समीक्षा के लिए, जो भी कानून बने हैं उसकी समीक्षा के लिए। तो इसमें ये कहा गया कि जो हर 10 वर्ष पर संविधान की समीक्षा के लिए संविधान आयोग जो गठित किया जाता है, उस संविधान आयोग को क्या किया जाए, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। अब इसमें जो है हर 10 वर्ष पर संविधान आयोग के गठन की आवश्यकता नहीं है। जब इसमें ये सारी चीजें कही गई और इसमें कहा गया कि भारतीय के लिए, यानी भारत के लिए जो संविधान हो, भारत के लिए एक संविधान बनाया जाए। संविधान क्या कह लीजिए, लचीला संविधान बनाया जाए जो स्वयं से विकसित हो। अब इसमें इसका कहने का सिर्फ तात्पर्य था कि संविधान जो है, जो बनाया जाए वो किसी के द्वारा ना बनाया जाए, वो स्वयं से विकसित हो, यानी जनता के द्वारा जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके आधार पर उसका जो है
प्रतिपादन किया जाए और आगे जो है संविधान बनाया जाए। अब फिर आगे इसमें इतने प्रावधान किए गए थे। आगे फिर इसी के प्रत्युत्तर में जो है एक नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया, अगर इसमें जो है साइमन कमीशन का विरोध बहुत सारा हुआ, इतिहास में इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे कि साइमन कमीशन का विरोध हुआ और साइमन गो के नारे भी लगाए गए। तो इन सब कारणों से लगाए गए क्योंकि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार का ध्यान रखा गया है, भारतीय सुविधा का और भारतीय जो है भारतीयों के का विशेष ध्यान नहीं रखा गया। और इसमें जो है भारतीय कोई भी नहीं था जो कि इन सब चीज़ों को जो है बनाने में सदस्य रहा हो, इन सब चीज़ों की निगरानी किया हो। तो इसलिए साइमन कमीशन का जो है साइमन गो बाइक के नारे लगे और साइमन कमीशन का विरोध किया गया। तो इसके प्रत्युत्तर में अंग्रेजों ने कहा कि अगर हमसे बेहतर संविधान बना सकते हो तो हमसे बेहतर संविधान बनाने के लिए कुछ रूपरेखा हमको बताओ। जैसे कि जो 1935 का अधिनियम आएगा उसमें कहा गया कि हमको कुछ सुझाव दीजिए, यदि आप जो है हमारे संविधान को नहीं मानना चाहते हैं, हमारे बनाए हुए रूल्स को नहीं मानना चाहते हैं, तो अगर तो आप में जो है इतनी काबिलियत है तो हमको सुझाव दीजिए, तो हम उस हिसाब से इसका जो है प्रतिपादन करें। तो एक नेहरू रिपोर्ट आई। तो नेहरू रिपोर्ट में जो है जो भी भारतीय लोग के द्वारा जो 11 सदस्यों द्वारा जो है इस रिपोर्ट को तैयार किया गया, उन 11 सदस्यों में जो है इस रिपोर्ट के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की देखरेख में 11 सदस्यीय जो समिति बनी उसका जो है एक खाका तैयार किया गया कि किस तरीके से भारत के प्रशासन को चलाया जाए। सुझाव देने के लिए एक कह सकते हैं कि भारतीयों द्वारा बनाए गए संविधान की एक रूपरेखा थी, उसकी झलक नेहरू रिपोर्ट में दिखाई देती है। और ये कहा जाता है कि भारतीय ये साबित करके दिखाए कि हम अपना संविधान बनाने के लिए खुद काबिल हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया, आइए देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट में जो है नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष इसमें जो है इसको प्रस्तुत करने वाले थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया 10 अगस्त 1928 को। कब? 10 अगस्त 1928 इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट में जो प्राविधान किए गए थे उसमें ये थे कि भारत को अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों की भांति जो है क्या किया जाए, स्वाधीन किया जाए। स्वाधीन किया जाए ताकि जो है हम अपने जो देश का प्रशासन है वो स्वयं चला सकें। तो अन्य देशों में स्वाधीनता की जो है लहर उठ चुकी थी और कुछ देश स्वाधीन भी हो गए थे। तो उस कड़ी में भारत में भी मांग की जाने लगी कि भारत को अन्य उपनिवेशों की भांति अन्य उपनिवेशों की भांति क्या किया जाए, स्वाधीन किया जाए। स्वाधीन किया जाए, ये नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई। और उत्तरदायी शासन का अधिकार दिया जाए, यानी इसमें जो है उत्तरदायी शासन साइमन कमीशन में की कहा गया था, लेकिन वो आंशिक उत्तरदायित्व की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट में जो है पूर्ण उत्तरदायित्व की बात की गई। पूर्ण उत्तरदायित्व, उत्तरदायी शासन व्यवस्था लागू की जाए। ये पूर्ण उत्तरदायी शासन की लागू करने की व्यवस्था को जो है स्वीकार किए। और प्रांतों में द्वैत शासन जो लागू था, प्रांतों के द्वैत शासन की व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतीय
प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता लागू की जाए, लागू की जाए। प्रांतीय स्वायत्तता के लागू करने की बात नेहरू रिपोर्ट में की गई और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करके अल्पसंख्यकों के लिए जो है वो विशेष स्थान जो है आरक्षित करने की बात इसमें कही गई, जिसमें कहा गया कि जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों के लिए स्थान आरक्षित किए जाए, स्थान आरक्षित किए जाए, जिससे क्या हो कि अल्पसंख्यकों का जो है हित भी प्रभावित न हो और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का समापन भी हो सके, क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी घटना थी, जो कि भारतीयों को बांटने के लिए जो आज सांप्रदायिकता का जहर समाज में फैल रहा है, इसका जो है मूल जड़ यहीं से है, यही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से ही, जिसके आधार पर आज भी हिंदू मुस्लिम के जो है लेकर के दुनिया भर की बातें होती हैं इसमें जो है समाज में। तो इसमें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करने की बात की गई और अल्पसंख्यकों के लिए स्थान आरक्षित करने की बात की गई। और पहली बार नेहरू रिपोर्ट में ही मौलिक अधिकारों की, पहली बार जो है हमारे मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं हमें, उन मौलिक अधिकारों की जो पृष्ठभूमि थी वो पहली बार नेहरू रिपोर्ट में देखने को मिली। तो हमारे मौलिक अधिकारों का जो है, यानी नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएं, अब इसमें मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार की चर्चा करने का सिर्फ इतना जो है तात्पर्य था नेहरू रिपोर्ट में, क्योंकि नागरिकों को बंधक बना लेना, उनकी पिटाई करना, उनको जो है अनावश्यक जेल में ठूंस देना और काफी दिनों तक बिना किसी सूचना के जो है जेल में पड़े कैदियों को जो है उसमें जो है रखना और उनको मजिस्ट्रेट सामने पेश नहीं करना या फिर जो न्यायालय के सामने पेश नहीं करना, ये सारे अंग्रेजों के हथकंडे थे, लोगों की जो मांगे थी उनको दबाने के लिए। तो पहली बार नेहरू रिपोर्ट में क्या किया गया कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात की गई, ताकि उनको जो है इस तरीके की प्रताड़ना का जो है सामना न करना पड़े। तो आगे फिर कहा गया इसमें जो है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, जो जैसे पहले क्या होता था कि हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय यहाँ की स्थापना की गई थी, उसमें क्या होता था कि उसके निर्णयों को जो है अगर चाहे तो अंतिम जो उसकी अपील होती थी वो प्रिवी काउंसिल में होती थी। तो प्रिवी काउंसिल में अपील भेजना बंद हो, इसके लिए क्या किया जाए कि भारत में ही एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, जिससे प्रिवी काउंसिल में जो है अपीलें भेजना बंद हो। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, जिससे क्या हो कि लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील
भेजना बंद हो, क्योंकि अगर कोई किसी साधारण व्यक्ति का कोई मुकदमा अगर प्रीवी काउंसिल में चला जाता है तो उसे प्रीवी काउंसिल तक पहुंचना ही मुश्किल था, तो वो बेचारा न्याय कहाँ से पाता। इस वजह से नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो प्रीवी काउंसिल है उसमें रिपोर्ट भेजना बंद हो। इसके लिए क्या किया जाए कि एक सर्वोच्च न्यायालय की भारत में स्थापना की जाए, जो कि भारत के सारे मामलों को देख सके और सारे न्यायालयों को की अधिकारिता को उसमें निहित किया जाए। तो और आगे कहा गया कि बंबई तथा सिंध प्रांत से बंबई को अलग किया जाए। सिंध प्रांत से जो है बंबई को अलग किया जाए। सिंध प्रांत से बंबई को अलग कर दिया जाए, किया जाए। सिंध प्रांत को बंबई से अलग करने का बात ये था, इसलिए थी क्योंकि सिंध प्रांत जो है वो पहले से ही बहुत लंबा था और बंबई जो है वो काफी जो है दूर सुदूर क्षेत्रों में स्थित थी, जिससे प्रशासनिक दृष्टि से ये कहा गया और भारतीयों के लिए भी पहुंच की व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से कहा गया कि सिंध प्रांत को बंबई से अलग किया जाए। केंद्रीय विधानमंडल में द्विसदनीय ढांचे, इसमें कहा गया कि केंद्रीय विधानमंडल में द्विसदनीय ढांचे की व्यवस्था की जाए। द्विसदनीय ढांचे, जैसे कहा गया कि द्विसदनीय ढांचा पहले इसमें था कि भारत परिषद और विधानसभा, तो इसमें जो द्विसदनीय ढांचे की व्यवस्था की जाए वो सीनेट तथा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसके आधार पर जो है द्विसदनीय ढांचे की व्यवस्था की जाए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट के आधार पर द्विसदनीय ढांचे की व्यवस्था की जाए और सभी देशी रियासतों को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाया जाए। सभी देशी रियासतों को क्या किया जाए? ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाया जाए। सभी देशी रियासतों को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाया जाए। ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाया जाए और भारत में स्थापित होने वाले संघीय शासन में केंद्र को जो है वो शक्तियां अधिक दी जाए। तो जो अभी तक संघीय ढांचा था भारत का, उसमें क्या था कि प्रांतों को भी अपने अधिकार थे और केंद्र को भी अपने अधिकार थे, लेकिन इस रिपोर्ट में ये जोर दे करके कहा गया कि केंद्रीय जो है शक्ति जो होगी वो मजबूत होगी, यानी केंद्र को सशक्त करने की बात की गई। केंद्रीय ढांचे को सशक्त करने की बात की गई। कही गई केंद्रीय ढांचे को जो है वो सशक्त किया जाए। तो इसमें जो है नेहरू रिपोर्ट में ये सारी चीजें थी और नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने में जो 11 सदस्यों की भूमिका थी उसको भी लिख लीजिए। कभी कभी उसमें पूछ लेता है कि फला सदस्य जो है किस पार्टी से थे या फिर कहाँ से थे और ये प्रतिनिधित्व किसका करते थे। तो इसमें जो 11 सदस्य थे उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। 11 सदस्यों को जो है हम पूरा इसका नोट करा देंगे, क्योंकि अगर इसमें से प्रश्न आए तो प्रश्न आपका जो है दिमाग में रहे और इसको अगर पढ़े रहेंगे तो प्रश्न को कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें छोड़ूंगा कुछ नहीं। जो भी आना है मैं उसको पूरा जो है
कराऊंगा, ये हमारा संकल्प है। नेहरू रिपोर्ट के जो सदस्य थे इसमें नेहरू रिपोर्ट के जो सदस्य और बीच में डाल लेते हैं कि ये जो है पार्टी से, किस पार्टी से थे, और दूसरा तीसरा डाल लेते हैं कि ये जो है पद डालिए यहाँ पर, पहले पद फिर पार्टी, सबसे लास्ट में पार्टी कर दीजिए। तो इसमें क्या था इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो है वो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष। अब ये किस पार्टी से थे, तो कांग्रेस से थे, कांग्रेस से। और दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये क्या थे, सचिव थे, सचिव थे, ये भी कांग्रेस से ही थे। तीसरा थे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ये सदस्य थे, सदस्य थे, ये भी कांग्रेस से ही थे। और तीसरा जो इसमें थे सर अली इमाम, सर अली इमाम, ये क्या थे, ये भी सदस्य थे। ये कहां से थे, मुस्लिम लीग थे, मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग, ये लीग के सदस्य थे। और अगला थे शुएब कुरैशी, शुएब कुरैशी, शुएब कुरैशी, शुएब कुरैशी सदस्य थे। ये किससे थे, मुस्लिम लीग से थे। अगले थे एम.आर. अड़े, एम.आर. सॉरी एम.एस. अड़े, एम.एस. अड़े, ये भी क्या थे, सदस्य ही थे। ये किससे थे, ये हिंदू महासभा से थे, हिंदू महासभा, ये जो है हिंदू महासभा से थे। अगले थे एम.आर. जयकर, एम.आर. जयकर, जयकर, एम.आर. जयकर क्या थे, ये भी सदस्य ही थे। और ये जो है हिंदू महासभा से थे। तो अगर ऊपर लिख लिए हो तो ऊपर मिटा के फिर से लिख दिया जाए, मोतीलाल नेहरू से। अब इसमें जो है एम.आर. जयकर थे, उसके बाद सैयद हुसैन क्या नाम, सॉरी एम.आर. जयकर थे। जी.आर. प्रधान थे, जी.आर. प्रधान, ये भी सदस्य ही थे, सदस्य ही थे। और ये कहां से थे, हरिजन संघ थे, हरिजन सेवक संघ से। और उसके बाद आते हैं जो है सरदार मंगल सिंह, सरदार मंगल सिंह, सरदार मंगल सिंह। ये जो थे एकमात्र सिख सदस्य थे, ये भी सदस्य ही थे। ये क्या थे, सिखों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सिख थे। और अगले थे तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू जो थे उदारवादी दल से थे, ये भी सदस्य थे, उदारवादी, उदारवादी दल से। और अगले जो थे वो एम.एन. जोशी थे, एम.एन. जोशी, एम.एन. जोशी थे। एम.एन. जोशी कहाँ से थे,
ये श्रमिक संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ये भी सदस्य से ही थे और ये श्रमिक संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, श्रमिक संघ का। तो ये 11 सदस्य जो है, 11 सदस्य जो है नेहरू रिपोर्ट की रूपरेखा बनाए और नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया मोतीलाल नेहरू ने 10 अगस्त 1928 को। और नेहरू रिपोर्ट में ये सारे प्रावधान किए गए और ये ब्रिटिश सरकार को, या कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल को ये बताया गया कि भारतीयों में काबिलियता की कमी नहीं है, काबिल बहुत है, इसके चक्कर में ना रहें कि जो है हम अपना संविधान नहीं बना सकते हैं। इसकी ये रूपरेखा जो है नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई और बताया गया कि हम भी जो है अपना संविधान बना सकते हैं, इस काबिल हैं हम। चलो ठीक है, आज की क्लास में जो है नेहरू रिपोर्ट तक, अगली क्लास में जो है हम फिर से चर्चा करेंगे इन सब चीज़ों पर। हमारे जो है इस पढ़ाए गए जो पार्ट हैं, जो भी बताया गया है, इसमें अगर कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो उसको भी हम पूरा करेंगे। अगर मुझे दिमाग में आया, ध्यान में आया, जैसे कि हमने 1919 के अधिनियम में दो प्रावधान मिस किए थे, उस चीज़ों को बताया क्योंकि वो इम्पोर्टेंट थे इसलिए बताया, इम्पोर्टेंट ना होते तो शायद छोड़ भी देते। तो जो भी हमको कंटेंट मिलेगा उसको हम आपको उपलब्ध कराएंगे और आपका ये कार्य है कि इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइए जो भी मिल रहे हैं, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और हम लोगों को प्रोत्साहित भी कर सकें। क्योंकि हम लोगों को प्रोत्साहन जो मिलेगा वो हम लोगों को किसी रिवार्ड से कम नहीं है। आप लोग जितना इसको देखेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना ही हमारा हौसला बढ़ेगा और सारे अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे जो क्लासें हैं उसको चलाई जाएंगी और आपके लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।